दोस्तों, DN न्यूज़ की जानिब से ज़ुबैर कुरैशी आज आपकी खिदमत में फिर हाजिर है एक नया प्रोग्राम लेकर। और इसमें हिंदुस्तान की एक ऐसी अजीम शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम है मोहम्मद नज़ीम भारती। नज़ीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपनी पार्टी का नाम बताइए। हम तो खैर बैनर देख रहे हैं। अमन समाज पार्टी माशाल्लाह बहुत मशहूर है। बिल्कुल सही आपने बताया। अमन समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष MD नाजिर भारती है। जी जी जी। तो आप माशाल्लाह आलमी सतह पर इसके अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मुबारकबाद हम पेश करते हैं। ये बताइए, दिल्ली में कैसे काम चल रहा है आपका? देखिए, पार्टी का काम तो ठीक चल रहा है, बाकी हमारा देश सही चलना चाहिए। पार्टी का काम तो चलता रही, हमें देश की फिक्र है। अच्छा, देश हमारा किस तरफ जा रहा है इस वक्त? देखिए, देश हमारा बेरोजगारी बहुत परेशानी के मोड़ पे जा रहा है, क्योंकि सरकार की नीति नहीं है। अच्छा, आज प्रधानमंत्री ने मन की बात कही है, तो आप इससे बिल्कुल सहमत हैं मन की बात से? देखिए, मन की बात से क्या होता है? अरे, मन की बात तो दुनिया करती है। अगर बात करो तो उनके क्या नाम है, रोजगार की बात करो, उसमें काम करो। मन की बात लेके आ जाते हैं प्रधानमंत्री हर महीने, मगर मन की बात में कोई बात, एक बात बताइए, आप हैं, आप अपने मन की बात करते हैं, क्या देश का भला हो जाएगा? मन की बात से देश का भला होने वाला नहीं है। और देश का भला जब हो सकता है जब हम अपने मन को काम में लगाएं। अरे, काम में लगेगा जब भी काम होगा। ऐसे मन की बात तो दुनिया करती है, हम भी मन में कुछ कर लेंगे, उससे क्या होगा? मगर हमें ज़मीन पे आकर लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके जीवन में अब तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री गुजरा है कि जो सिर्फ अपनी वाह कर रहा है और देश के लोगों से इसको कोई मतलब नहीं है? देखिए, ये जो नरेंद्र मोदी हैं, ये प्रधानमंत्री बस RSS की देने बन गए, नहीं तो ये प्रधानमंत्री बनने लायक है नहीं। इनमें वो क्षमता ही नहीं है कि प्रधानमंत्री कैसे होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मन की बात करते हैं, लोगों के बहकावे की बात करते हैं, कोई अच्छा काम कर नहीं रहे हैं। लोगों के लिए क्या है? लोगों को रोज़गार चाहिए, एक खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, टैक्स में राहत चाहिए। जब एक बात हो, हमारी इकोनॉमी बिल्कुल जीरो हो रही है, उस पर कुछ काम नहीं कर रहे हैं। RBI गवर्नर रघुराज राजन ने कई बार संचेत कर दिया, देखिए ये बहुत नीचे जा रही है, इसे सुधार लो। यानी कि दूसरों की राय लेनी नहीं है, जो उनके मन की बात में आएगा वो मन करेगा, वही बात करते हैं। आप माशाल्लाह बहुत आलमी सतह पर आपका नाम है और आप नेता हैं, वो भी नेता हैं, आप भी नेता हैं। अब वो प्रधानमंत्री बन गए, हम दुआ करते हैं इंशाल्लाह आप भी राष्ट्रपति बने। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि देश का जो प्रधानमंत्री है सिर्फ एक पक्ष का है होता है वो, ये सब लोगों का होता है? देखिए, भारत का प्रधानमंत्री, जितने भी भारत के 130 करोड़ लोग हैं, सबका प्रधानमंत्री होना चाहिए। मगर वो सिर्फ हिंदुत्व की बात क्यों करते हैं? आज हमने जब इनकी मन की बात सुनी, हमें बड़ा दुख हुआ। दुख कैसे हुआ? मन की बात कर रहे हैं। अरे, एक बात बताइए, जो अल्पसंख्यक में मुस्लिम आते हैं, माइनॉरिटी में हैं, क्या वो भारत देश के मुसलमान नहीं हैं? अरे, तुम प्रधानमंत्री पूरे भारत के हो, कोई बात करते हो तो पहले क्या नाम है, मुस्लिम लोगों को भी जोड़ लिया करो। अरे, उनके त्यौहार भी हैं। अरे, कम से कम ये तो बता देते कि आने वाले 1 तारीख को जो ईद 1 अगस्त को होगी, है ईद उल अजहा, तो उसके लिए कुछ 2 शब्द बोल देते, जिससे कि इनके लिए मुसलमानों के दिल में एक इज़्ज़त, एक अहम क्या नाम है, उनके लिए वो एक बनता नज़रिया। अब देखो, प्रधानमंत्री सबका होता है, ये तो दिलों में जगह बनाने वाला काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री को दिलों को बांटने का काम नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री की नीति RSS की नीति है, दिलों की बांटने की नीति है। कभी इन्होंने कभी भी ये नहीं करते कि लाओ हम कम से कम माइनॉरिटी की कुछ बात करें, माइनॉरिटी के लिए अच्छा काम करें। नहीं जी, कुछ नहीं है। भाई भारती साहब, आप ये बताइएगा कि हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में हिंदुओं ने, मुसलमानों ने कदम से कदम मिलाकर इस देश को आज़ाद कराया, मगर अब हम देख रहे हैं कि 10-12 साल से इस देश के अंदर मुसलमान हिंदू का विवाद करके लोगों में नफरतें पैदा कर रहे हैं। ये इससे आप मुतमईन हैं या क्या कहना चाहते हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से? हम कहते हैं, हिंदू हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। देखिए, हिंदू और मुस्लिम एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। सबसे पहले हिंदू की आबादी ज़्यादा, उसके बाद मुस्लिम की है, फिर माइनॉरिटी से फिर सारे नीचे आते हैं। तो हिंदू और मुस्लिम एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। इनमें जुदा करने वाले ही गलत लोग हैं। उन्हें कभी हिंदू मुस्लिम में दरार नहीं डालनी चाहिए। ये हमारी तंजीम है, ये हमारे भारत का एक खूबसूरत है कि यह है कि भारत में हर तरीके के लोग मिलजुल के रहते थे और रहते चले आए। एक गुलदस्ते में सारे फूल एक साथ खिलते थे।
मगर ये मोदी सरकार जब से आई, आरएसएस की सरकार है, इन्होंने दिलों में भेदभाव पैदा किया। मगर हाँ, हम इतना कहना चाहते हैं, हमारे भारत का हिंदू मुसलमान जो अच्छा पढ़ा लिखा बढ़िया है, न वो ना इनकी बात सुनता है, ना किसी के अपने आपस में भेदभाव पैदा नहीं करता। और हमें खुशी होती है ऐसे लोगों के ऊपर देश चल रहा है जो देश को बांटने का काम नहीं करते हैं, देश को जोड़ने का काम करते हैं। उन लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूं कि देश को जोड़ने का काम करें। ये सरकारें कितने दिन के लिए, 5 साल 10 साल, उसके बाद क्या होगा? कभी कोई प्रधानमंत्री ये लिखवा के नहीं आया कि पूरी ज़िंदगी हम ही इस पर हुकूमत करेंगे। अरे मोदी जी, तुम कितने साल टिक सकते हो? 5 साल और टिक जाओ, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, कोई बात नहीं। मगर आने वाला समय तुम्हें जवाब देगा, इतिहास लिखा जाएगा, उसमें तुम कहाँ होगे ये वक्त बताएगा। नेताजी, ये बताइएगा कि आपका अनुभव क्या कहता है इस सिलसिले में कि हिंदुस्तान की राजनीतिक के अंदर इतनी गंदगी, इससे पहले लोग हमसे कहते हैं, पूछते हैं कि इतनी गंदगी हमने नहीं देखी। तासुब तो है ही, मगर बेरोज़गारी, बदनुमानी, रिश्वतखोरी और इस तरह के रेप हो रहे हैं कि ख़बरें भी हम सुनते हैं और देखते हैं तो बड़ी शर्म आती है। देखिए, और चूँकि आप माशाल्लाह संजीदा हैं और आप एक ऐसी उम्र तक पहुँच चुके हैं कि ये बताइएगा इस तरह की जो वारदातें निकलती हैं उस वक्त कैसा लगता है आपको? देखिए, मैं सबसे पहले कहूँगा, जिस आदमी को तालीम होगी जी, उसे क्या नाम है, एमपी चुनो, एमएलए बनाओ। और जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, दबंगई लोग हैं, वो तो ये काम करेंगे। हमारे चुनाव आयोग को भी चाहिए कि एक प्लेटफार्म ऐसा तैयार करे कि जो इलेक्शन लड़ना चाहता है पहले उसके एग्ज़ाम कराए, पहले उसके पेपर कराए, फिर उसमें देखे वो लड़ने लायक है या नहीं है। जैसे बच्चा हमारा 15-20 साल मेहनत करता है, उसके बाद उसे नौकरी के लिए निकलता है, ढूंढता है, उसे नौकरी नहीं मिलती 20 साल पढ़ाई के बाद, और नेता एक बार में नेता बन के दुनिया पे राज करता है अनपढ़ आदमी। आप ये कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि उसके अंदर इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इतनी तालीम उसको होनी चाहिए कि वो जिस सतह पर जा रहा है उसका पूरा उसको एक सलाहियत होनी चाहिए। बिल्कुल जी। देखिए, जो आदमी अगर पढ़ा लिखा, उसका दिमाग अच्छा होगा तो अच्छी सोच रखता है। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, आप देखते हैं ना, तो कम पढ़े लिखे लोग दबंग हैं आधे। मैं कह रहा हूँ जो भारत में इस टाइम हुकूमत है 280 या 83 जो भी इनकी मेजोरिटी है, उस मेजोरिटी में इनके 60% लोग आपराधिक मामलों में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। ये लोग क्यों ऐसे लोग क्या नाम है दबंगी को टिकट देते हैं और उसके बाद वो जीत के आ जाते हैं, और वो जब जीत के आ जाते हैं फिर देश में क्या नाम है, एक बात बताइए, देश में कहाँ सही रास्ते पे चलेगा अगर ऐसे लोग आएंगे? नेताजी, बताइएगा कि आपकी अमन समाज पार्टी जो है दिल्ली में तो काम कर ही रही है। अभी आपने बताया कि आप पंजाब में लुधियाना, जालंधर, अमृतसर वगैरह में ये काम कर रही है, तो उसमें आप नौजवानों को ज़्यादा मौका देंगे, पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा मौका देंगे? क्या विचारधारा है आपकी? हमारे चैनल के माध्यम से बताइए आप। देखिए, हमारी पार्टी भारत के हर उस नौजवान के लिए समर्पित है जो देश के लिए काम करना चाहता है। हम ये चाहते हैं हमारी पार्टी में कम पढ़ा लिखा सब आ सकते हैं, मगर हमारी पार्टी में नेता वही बनेगा जो नॉलेज रखता हो, उसकी क्या नाम है पढ़ाई एजुकेशन इतनी हो जिससे वो हर समस्या का समाधान कर सके। नेताजी, पढ़ाई के साथ साथ उसके अंदर सेकुलरिज्म अपने आप आता है। जब आदमी पढ़ा लिखा होगा, सोच अच्छी होगी। अनपढ़ गवार, वो कहते हैं अनपढ़ गवार क्या सोचेगा? तो आप कहना चाहते हैं कि सियासतदान जितने भी हैं सभी अनपढ़ गंवार ही हैं? बिल्कुल, इसमें 60% अनपढ़ गवार लोग बैठे हुए हैं जो देश के बारे में सोचते नहीं है, सिर्फ अपना फ़ायदा सोचते हैं। अच्छा, सुधार कैसे आएगा, चेंजिंग कैसे आएगी? देखिए, चेंजिंग हमारे भारत के नौजवानों को करनी पड़ेगी। जी। जब तक भारत के नौजवान और गरीब जनता भारत की जब तक अमीर लोगों को वोट देती रहेगी, जब तक उसे यही दिन देखने पड़ेंगे। अच्छे दिन की बात करेंगे और बुरे दिन मिलेंगे, और जिस दिन गरीब आदमी ने गरीब का दामन पकड़ लिया, और गरीब में भी पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा नहीं है, उन लोगों का साथ पकड़ लिया। जब गरीब आदमी के बताए कितने खर्चे हैं, गरीब आदमी मुख्तसर से खर्चे हैं वो कर लेगा, इन रईसों के खर्चे बहुत होते हैं। और जब ये करोड़ों रुपए खर्च करके आएंगे तो एक बात बताइए, बिजनेस बना लिया है, आज राजनीति बिजनेस है। जब करोड़ों खर्च करके आएंगे तो क्या नाम है, ये पहले अपना करोड़ों निकालेंगे या देश के बारे में सोचेंगे? अच्छा, ये बताइएगा कि हर चीज़ को ये प्राइवेट कर रहे हैं, ट्रेन प्राइवेट कर दी, बसें प्राइवेट कर दी, हवाई जहाज़ प्राइवेट कर दिए। अब सुना ये है कि जो स्कूल हैं, जितने सरकारी स्कूल हैं, ये पूंजीपतियों के हाथ में आने वाले हैं। देखिए, प्राइवेट स्कूल तो अमन समाज पार्टी होने नहीं देगी, ठीक है, जान लड़ा देगी, क्योंकि प्राइवेट स्कूल करने में गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? तो क्या मंसूबा है आपका इस सिलसिले में? मंसूबा ये, अगर गवर्नमेंट स्कूलों की बात करती है
अगर उन्हें प्राइवेटाइजेशन की बात करती है तो अमन समाज पार्टी उसी दिन से आंदोलन करेगी, और आंदोलन तब तक बंद नहीं होगा जब तक मैं जो प्राइवेट स्कूल हैं फिर हम उन्हें सरकारी में करवाएंगे। और ये आंदोलन जारी रहेगा, प्राइवेट स्कूल ही बंद करवाएगी अमन समाज पार्टी फिर अगर इस तरीके का ये फरमान लाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि दिल्ली के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो भी चाहते हैं कि परिवर्तन आए देश में, तो कुछ उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या विचारधारा है आपकी? देखिए, केजरीवाल एक झूठ का पुलंदा है। उसने कहा था हमें 1 साल दे दो, दिल्ली को लंदन बना देंगे। आप अब देखो दिल्ली को लंदन क्या, मैं कह रहा हूँ बिहार से पिछड़ा राज्य बना दिया है, जगह जगह पानी भरा है। अब एक ही बारिश के अंदर उनके पोल खुल गई। वो तो खुलनी थी, काम कर नहीं रहे हैं। एक बात बताइए, तुम्हें 6 साल हो गए, तुमने 6 साल में दिल्ली की पानी की समस्या को दूर नहीं कर पाया। हमेशा बारिश होती है, आज बारिश जितने सालों में पहले नहीं हुआ, बद से बदतर हालात आज हैं गली मोहल्लों के। नेताजी माशाल्लाह बहुत अच्छे नेता हैं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आपका नाम है। ये बताइएगा कि हमारे देश में लोगों को परेशान करने के लिए नेता जो लोग हैं वो क्यों इस तरह के झांसे देते हैं, क्यों ऐसे वादे करते हैं कि पब्लिक उनके झांसे में आ जाती है? क्या वजह है, क्या कमज़ोरी है जनता की? देखिए, जनता की कमजोरी गरीबी, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। अब गरीबी बेरोजगारी समस्या यूँ है, देखिए जब कोई नेता आता है उसे बड़े बड़े सपने दिखाता है गरीब जनता को। अब वो जनता ये सोचती है कि चलो आज मैंने कांग्रेस को जिताया इतने साल, एक बार बीजेपी को देख लें, एक बार किसी और पार्टी देख लें। मगर वो गरीब जनता ये नहीं समझती है, आप अमीरों को कब तक जिताते रहोगे? अमीरों को जिताना जिस दिन आपने बंद कर दिया उस दिन गरीब जनता का राज आ जाएगा। तो आपको लगता है कि इंशाअल्लाह ताला ऐसा जैसे आप कह रहे हैं बहुत जल्द होने वाला है? इंशाअल्लाह ये बहुत जल्द होगा। गरीब लोगों की समझ में आ चुका है, जब ये लॉकडाउन लगा जब से लोगों की समझ बहुत बदल चुकी है कि एक महामारी आई भारत में, हमारी भारत सरकार ने हमारे लिए क्या किया, कुछ नहीं किया। और दिल्ली सरकार ने क्या किया, कुछ नहीं किया। बिहार सरकार ने क्या किया, कुछ नहीं किया। यूपी सरकार ने क्या किया, कुछ नहीं किया। पंजाब सरकार ने क्या किया, कुछ नहीं किया। सब मगर ये नेताजी वादे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि हमने बहुत कुछ किया। इस विषय पे क्या कहेंगे आप? बताइए क्या किया, मुझे एक काम बता दो, दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार ने किया हो, किसी गरीब की मदद की हो। अब पता है क्या किया इन्होंने ये किया है कि आपको 4 किलो गेहूं 1 किलो चावल ले लो, और बात मत करो मेरे से किसी बात की। आपका इतना हक है, आपकी औकात इतनी है कि गरीब जनता की उन्होंने बताया कि 4 किलो गेहूं 1 किलो चावल ले लो। और हाँ, आपने सही कहा। एक बात बताओ, जो केंद्र सरकार से दालें आ रही थी, कोई राशन वाला क्यों नहीं दालें बांट रहा है? 100 में एक आध राशन वाला दालें बांट रहा है। वो दाल घोटाला हो कहाँ रहा है? दाल का घोटाला ना जुलाई में मिली, ना जून में मिली, ना अगस्त में मिल रही लोगों को। वो दाल कहाँ गई? वो केंद्र सरकार जवाब दे और दिल्ली सरकार भी दे। जहाँ जहाँ दालें हैं, जहाँ जहाँ राज्य सरकारें हैं, वो भी इस बात का जवाब दें वो जा कहाँ रही है। मैसेज तो सबके पास आ जाते हैं मोबाइल पर कि आपको इतना इतना अनाज मिलेगा, वो दाल समझ में नहीं रही कहाँ गई। मगर वो दाल का जो घोटाला कर रहे हैं वो तो बहुत पूंजीपति लोग हैं। नहीं, ये सरकारें कर रही हैं। इसमें देखिए, यानी ये कहना चाहते हैं आप सरपरस्ती सरकार की? हाँ, सरकार की। क्योंकि एक बात बताइए, जिस पीडीसी का एक इनका हिसाब है कि हम राशन की दुकानों पे चीज़ भेजेंगे, जब राशन की दुकान पे आएगा तो जनता को मिलेगा, या तो राशन की दुकानों वालों को मिली भगत। ये पूरा एक गैंग बन गया है, ये गैंग है। क्योंकि अगर राशन की दुकान पे चीज़ आएगी जनता को मिलनी चाहिए, जब राशन की दुकान तक चीज़ आ नहीं रही है फिर जा खा रही है। और राशन वालों को भी सवाल देना चाहिए, मगर क्या नाम है, कहाँ जा रही दल। मगर एक बात सोचिए आपने कभी, जो गरीब किसान खेत में काम करता है, अनाज पैदा करता है, वो तो एक साइकिल पे फटी धोती में घूमता है। जो राशन की दुकानें चला रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, वो बिलोरो गाड़ी से घूम रहे हैं। मुझे सरकार ये बताए कितना कमीशन देती है उन्हें, जो उनके पास बिलोरो गाड़ी और दुनिया भर के खर्चे या दुनिया भर की शानशाही आ जाती है, और कितने मेंबर होते हैं, जरा उनका कैलकुलेशन तो पता है, पैसा आ कहाँ से रहा है उनके पास, जो राशन के दुकानदार हैं। जाहिर है। अच्छा, इसी तरह पेट्रोल का भी घोटाला हो रहा है, पेट्रोल पंप को आप देखो। बहुत अच्छी बात। देखिए, पेट्रोल श्रीलंका भारत से खरीदता है, समझ लेना। नेपाल भारत से खरीदता है। श्रीलंका में 50 रुपये लीटर तेल बिक रहा है, नेपाल में 60 रुपये लीटर तेल बिक रहा है। मगर नेपाली की करेंसी भारत से नीचे है, अगर हिसाब लगाओ तो वो और नीचे आ जाता है। मगर भारत में 83 रुपये क्यों बिक रहा है? 82 83 जो भी है, क्यों बिक रहा है? मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से, क्या नाम है, ये सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। इन्होंने इतने टैक्स बढ़ा दिए हैं,
इतने क्या नाम है वो कर दिए हैं, गरीब आदमी को कहीं राहत नहीं मिल रही। अभी जो लॉकडाउन का पीरियड खत्म हुआ है, लोगों की असली परेशानी तो अब शुरू हुई है, पैसे की अब शुरू हुई है। ज़ाहिर है आप भी सियासतदान भी हैं, कारोबारी भी हैं आप माशाल्लाह। अब ये बताइए कभी आपने ज़िंदगी में ऐसा देखा, ऐसा उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी में आते ही आते हैं नेताजी, मगर ऐसी गिरावट आपने कभी देखी? नहीं, ऐसी हमने भविष्य में गिरावट नहीं देखी। जो देश के हालात है, इससे बद से बदतर हालात हमने कभी नहीं देखे। अच्छा, इसके पीछे क्या राज है, कुछ आपने कभी सोचा इस बारे में? हाँ, राज है। एक बात बताइए, क्या नाम है जियो का मालिक, क्या नाम है जो है वो क्या नाम आज कहाँ है? देश में 5वें नंबर का रईस बन गया। कैसे बन गया? अडानी जो कर्ज नहीं निपटा सकता वो कैसे पूंजीपति बन गया? इसलिए बन गया क्योंकि प्रधानमंत्री का उनके सर पे हाथ है, जो वो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा जी, ये बताएं नेताजी कि और हम अगर देश के लोगों को देखें, जैसे सद्दाम हुसैन को, कर्नल मोहम्मद क़ज़्ज़ाफ़ी को और दीगर लोगों को देखें, तो वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने उनके साथ इंसाफ किया। यानी कि अगर उनको देखा कि ये मुलविस हैं किसी चीज़ में तो उनको सज़ा भी दी गई, अदालत ने उनको सज़ा दी। हमारे हिंदुस्तान में ऐसा क्यों नहीं होता? देखिए, हिंदुस्तान में अभी एक लेख आया था कुछ समय पहले, सुप्रीम कोर्ट के जज जब रोड पे आके कह सकते हैं कि हमारी जो क्या नाम है हमारी जो क्या बोलते हैं उसे, जो इंसाफ की प्रणाली है उसमें खतरा है। बताइए, सुप्रीम कोर्ट के जज ये कह सकते हैं, फिर कहाँ इंसाफ रह गया? अब बात करते हैं, एक बात बताइए, अभी कुछ हिंदुस्तान में कुछ जजों ने भी कहा, अभी एक जज ने भी कहा कि देखिए जो गरीब है उसे इंसाफ नहीं मिल सकता भारत देश में, ये पूंजीपतियों के लिए अदालतें हैं। तो बताइए फिर कैसे हो सकता है? जब पूंजीपतियों की अदालतें हैं तो इन हिंदुस्तान के गरीब जनता को और जो यहाँ के नेता हैं वो उन्हें खरीद लेते हैं, वो कैसे इंसाफ मिल सकता है किसी? नहीं, आपको क्या ये ऐसा खतरा नहीं लग रहा कि यहाँ के जो लोग हैं इस कानून से और इस व्यवस्था से इतने तंग आ जाएंगे कि मारामारी और जन्म लेगी? देखिए, जब किसी ने कहा है ना, जब पाप का घड़ा भर जाता है ना तो वो निकलने लगता है। आप देखिए कब तक पाप का घड़ा इनका नहीं भरेगा। पाप का घड़ा तो भर चुका है, जनता जाग चुकी है और कुछ ही समय की बात है जनता इन्हें बहुत अच्छा जवाब देगी। यानी सड़कों पर जो कुछ लोग, सारी पार्टियों में कुछ अच्छे नेता भी हैं जो सेक्युलरिज्म की बात बढ़िया तरीके से पेश करते हैं और वो काम भी करते हैं, और जिनको देश का दर्द है, देश का दर्द है और देश की जो आज़ादी में जिनके परिवार गए, जिनको लोगों ने देश में की आज़ादी भाग लिया है और जो देश से मोहब्बत करते हैं, वो देश के लिए जान कुर्बान कर देंगे। वो जान माल की अपनी वो क्या नाम है वो नहीं कर कुर्बानी दे देंगे। देखिए, मैं चाहता हूँ जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि बीजेपी में बहुत बड़ी रार पड़ चुकी है, मगर ये क्या है, एक मॉडल चलाया हुआ है उन्होंने, आरएसएस ने मोदी मॉडल है, कुछ और मॉडल हैं, तो उस चक्कर में आरएसएस जो है, कहीं बात आती है आरएसएस उसे जो है संभाल लेती है, और क्योंकि आरएसएस ही देश को चला रही है।